Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we have come back with a fresh new topic that is already written over here, refraction at plane surfaces. So before I start, I request all of you to kindly follow us on WhatsApp and subscribe our YouTube channel and stay tuned for the latest videos. So let us see, and without wasting any time, let's enjoy the topic, learn and explore. So what is refraction? Now this topic is in class 10th I.C.S.E. as well as this is a part of class 10 C.B.S.E. So today we are going to learn refraction at plane surface. Okay, so we have learned what is reflection. That means the phenomena of bouncing back of light is known as reflection after striking a smooth polished surface. Now suppose this is the boundary separating two medium. Let us consider that this is air and this is water, right? Now air is considered as the rarer medium and water is considered as the denser medium, right? Now I am talking about the optical density. मैं optical density के बारे में बात कर रहा हूं. दोनों एयर वाटर दोनों के अंदर से ही लाइट पास कर सकता है, लेकिन जो रेयर मीडियम है उसके अंदर से लाइट ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगा और जो डेंसर मीडियम है उसके अंदर से भी लाइट ट्रेवल करेगा लेकिन कम स्पीड में ट्रेवल करेगा. अच्छा, तो और इसको बोलते हैं बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम. एयर और वाटर को जो सेपरेट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री या इंटरफेस. अच्छा, तो मान लीजिए एक लाइट रे ऐसे आके स्ट्राइक किया ये सरफेस पे. अब इसको एयर से वाटर में जाना है. दिस इज नोन एज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. The point at which the incident ray strikes, this point is known as the point of incidence. और ये point of incidence पे हम लोग एक imaginary perpendicular line बना लेते हैं. That is perpendicular to the interface. ठीक है. अब लाइट को नॉर्मली कैसे जाना चाहिए था? लाइट को एकदम ऐसा सीधा जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहता है. लेकिन वो कब करेगा? जब ये मीडियम पूरा का पूरा मान लीजिए एयर है या वाटर है, तब लाइट स्ट्रेट निकलेगा. लेकिन यहां पे तो दोनों अलग मीडियम है जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है. तो ये जो इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे जैसे कि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, दैट इज व्हाई इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. मतलब लाइट रे कुछ ऐसे जाएगा. तो इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे. इसको कहते हैं इंसिडेंट रे. और ये जो रे निकला आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है. और जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा. टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा. लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा. अच्छा, तो यही जो फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, यही जो फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है while traveling from one transparent medium to another transparent medium, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन. मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं. द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट the phenomena of bending of light while traveling from one optical medium
another optical medium is called refraction. Is called refraction. The phenomena of bending of light while traveling from one optical medium to another optical medium is called refraction. अच्छा, तो लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब हम लोग देखते हैं कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा. आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं. Hope you have taken the screenshot. Okay. Now, let us consider that light travels from denser to rarer medium. अच्छा, अब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है. मान लीजिए डेंसर मीडियम है वाटर, दैट इज डेंसर मीडियम. और कहां पे जा रहे हैं? एयर में जा रहे हैं, जो कि है रेयर मीडियम. फिर से हम लोग पहले ही एक नॉर्मल बना लेते हैं, दैट इज एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन विद द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम. ठीक है. अच्छा, तो मान लीजिए यहां पे आके लाइट रे स्ट्राइक किया, तो ये हो गया हम लोग का इंसिडेंट रे. अच्छा, तो लाइट को नॉर्मली स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था. अगर मीडियम यूनिफॉर्म होता तो लाइट को एकदम सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो मीडियम यूनिफॉर्म है नहीं. यहां पे लाइट तो वाटर से एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं. तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मतलब नॉर्मल से दूर चला जाएगा. इट लाइट रे बेंड्स away from the normal. Light ray bends away from the normal. जबकि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं. अच्छा, अब और दो टर्म्स हम यहां पे बात कर लेते हैं थोड़ा. ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि I से डिनोट किया जाता है. एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, विच इज डिनोटेड बाय दिस अल्फाबेट R. ठीक है. तो लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. And this is the angle of refraction formed between the refracted ray and the normal. Okay, so you please take a screenshot so that I can move on. Okay, now what happens if light ray incidence normally on a surface? Let us say, for example, this is the surface. You can consider that light is traveling from either rarer to denser or denser to rarer medium, whatever you want. Let me consider that light is traveling from rarer to denser medium. But here the light ray comes and falls straight perpendicularly on the surface. Now एक चीज हम लोग को सीखना पड़ेगा यहां पे. अगर हम लोग प्रोट्रैक्टर लेते हैं तो या तो 0 डिग्री यहां पे होता है, 180 यहां पे होता है, या फिर 0 डिग्री यहां पे होता है और 180 डिग्री यहां पे होता है. और जनरली हम लोग 90 डिग्री यहां पे लेते हैं. यह है नॉर्मल कन्वेंशन. तो अगर इस कन्वेंशन को फॉलो करें तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट रे जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल पे सरफेस पे स्ट्राइक किया? 90 डिग्री? नहीं,
यहां पे कन्वेंशन कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं ना, हम लोग नॉर्मल एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इंटरफेस के ऊपर, तो हम लोग का सारा एंगल नॉर्मल से ही कंसिडर किया जाता है, सारा एंगल हम लोग नॉर्मल से ही कंसिडर करते हैं। और जैसे सारा एंगल नॉर्मल से ही कंसिडर करते हैं, तो अगर लाइट रे ऐसे आके पड़ा इंटरफेस का ऊपर, इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। अच्छा, तो अगर ऐसे लाइट रे आके इंसिडेंट किया सरफेस के ऊपर, तो लाइट रे का कोई भी डिविएशन नहीं होगा, मतलब ना ही ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, ना ही टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, बल्कि ये एकदम सीधा निकल जाएगा, ये एकदम ऐसे सीधा निकल जाएगा। लाइट रे विल पास अनडिविएटेड, लाइट रे विल पास अनडिविएटेड, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर अ लाइट रे टू पास अनडिविएटेड when it strikes normally on the interface separating the two medium. Okay? ठीक है। अब हम थोड़ा causes of refraction देख लेते हैं। Let us explore that what is the cause of refraction. Okay. What is the cause of refraction? What is the cause of refraction? See, light travel with different speed. Light travel with different speed in different medium. Light travel with different speed in different optical medium. Optical का मतलब क्या? जिसके अंदर से लाइट पास कर सकता है। In different optical medium, light travels with different speed in different optical medium. That gives rise to refraction, जिसके कारण रिफ्रैक्शन नाम का एक फिनोमेना हम लोग आज पढ़ रहे हैं। क्योंकि डिफरेंट मीडियम से, मान लीजिए रेयर मीडियम, वहां पे लाइट ज्यादा स्पीड में जाएगा, डेंसर मीडियम में लाइट कम स्पीड में जाएगा। मतलब ये जो स्पीड का चेंज हो रहा है डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम में, डिफरेंट स्पीड से लाइट जा रहे हैं, उसी के कारण ये रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Number 1, incident ray, refracted ray, and the normal all of these three must lie on the same plane. मतलब एक प्लेन इंटरफेस का ऊपर ये पड़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये है इंटरफेस जो रेयर और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं। एक लाइट रे ऐसे आके पढ़ा, एंड जैसे कि ये रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक नॉर्मल बना लेंगे। अच्छा, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में पड़ना चाहिए, चाहे वो प्लेन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो। लेकिन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों को एक ही प्लेन का ऊपर पड़ना चाहिए। अच्छा, तो मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा रब कर रहा हूं ताकि मैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिख पाऊं। अच्छा,
सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जो कि बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन of angle of refraction to the sine of angle of refraction is constant for a pair of media. For a pair of media. ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो रिगार्डेड एज स्नेल्स लॉ. द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ इज साइन आई, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बाय साइन आर, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज कांस्टेंट. अब इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा आगे हम लोग देख लेंगे. वी विल सी इट वेरी शॉर्टली. सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. मान लीजिए आप यहां पे एयर वाटर लिए तो कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होगा, ग्लास वाटर लिए तो कांस्टेंट का और कोई वैल्यू होगा, वाटर ग्लास लिए तो उसके लिए ये कांस्टेंट का कुछ अलग वैल्यू होगा. मतलब अगर ये दोनों मीडियम कांस्टेंट रहे, कोई भी दोनों पेयर ऑफ मीडिया कांस्टेंट रहे, तो ये साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होगा दैट विल बी कांस्टेंट, और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ we need to know a term which is called refractive index. We need to know a term which is called refractive index. Refractive index, which is denoted by a Greek alphabet mu. That is the ratio of speed of light in air, speed of light in air by speed of light in any other मीडियम. इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है. मतलब लाइट एयर में की स्पीड से चल रहे हैं डिवाइडेड बाय लाइट दूसरा कोई ऑप्टिकल मीडियम में कितना स्पीड से चल रहा है, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा, तो लाइट का स्पीड एयर में डिनोट करते हैं c से, और दूसरा कोई मीडियम में हम लोग डिनोट करते हैं v से. ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज c बाय v. अच्छा, अब ये c तो कांस्टेंट होता है, दैट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is the fastest which is known to us. Light travels fastest in air with a speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second, and this is constant. अच्छा, तो mu अगर ऊपर वाला कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को रिमूव करके हम अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन लाते हैं, ठीक है, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon v. Refractive index is inversely proportional with the speed of light in any other medium. Refractive index
कोई भी मीडियम में लाइट जितना स्पीड से चल रहा है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, लाइट जितना स्पीड से भागेगा कोई भी दूसरा मीडियम में, और ये स्पीड कहां पे है, डिनोमिनेटर पे है, तो अगर ये डिनोमिनेटर ज्यादा है तो एज अ होल ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, the value of this fraction will reduce because this v is present in the denominator, right? So अगर ये पूरा फ्रैक्शन रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस हो गया। तो लाइट जितना स्पीड से जाएगा कोई भी मीडियम से एक्सेप्ट एयर, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। मतलब अगर स्पीड बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल रिड्यूस, and if speed reduces then refractive index will increase। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं refractive index, that is speed of light in air by speed of light in any other medium। and to be more specific इसको हम लोग कहते हैं absolute refractive index। इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे दूसरा कोई मीडियम में लाइट कितना स्पीड से चल रहा है उसको किस रिस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, उसको लाइट एयर में कितना स्पीड से चल रहा है उससे मेजर किया जा रहा है। सो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्लीज नोट इट डाउन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। फाइन। Now, after absolute refractive index, we come to another concept which is called relative refractive index। मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 mu 2, 1 mu 2। इसका मतलब है लाइट कहां से कहां जा रहे हैं, लाइट जा रहे मीडियम 1 से मीडियम 2 पे। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, हाउ इज दिस रेड, इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। This is how this symbol is read as। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दूसरा मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ओके, नाउ this can be mathematically written as mu2, that is refractive index of second medium, by mu1, that is refractive index of first medium, right? Now just the thing which I have rubbed before this, मैं यहां पे ऐसा लिखा था, sorry, mu proportional to 1 upon v। मतलब लाइट का स्पीड के साथ, कोई भी दूसरा मीडियम में लाइट का स्पीड के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली रिलेटेड। तो अगर मैं म्यू के रेस्पेक्ट में ऐसे लिख रहा हूं 1 mu 2 को कि mu2 अपॉन mu1, तो v के रेस्पेक्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकल रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस। मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, अगर 1 mu 2 लिखा है तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब बाद में जो लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू पहले जो लिखा हुआ है यानी कि मीडियम 1। अच्छा, इसको मैथमेटिकली फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, mu2 अपॉन mu1, और जैसे कि mu प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, तो अगर म्यू के टर्म्स में 2/1 लिखे तो v के टर्म्स में यानी कि स्पीड के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, v1 अपॉन v2। अच्छा, refractive index is a pure ratio, refractive index is a pure ratio
और अगर कोई प्योर रेशियो होता है तो वो क्वांटिटी हो जाता है यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्योर रेशियो। So please take a screenshot of this one, then we will move further. Hope you have taken the screenshot. Fine. अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल of reversibility, principle of reversibility। ये क्या कहता है? ये बोलता है कि the path of a light ray is reversible. The path of a light ray is reversible. अच्छा, तो मान लीजिए लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा, तो डेफिनेटली लाइट क्या होगा? Light, sorry, if light travels from rarer to denser medium, then definitely instead of going straight it will bend towards the normal। ठीक है, तो मान लीजिए लाइट इस पाथ से रेयर से डेंसर मीडियम में गया। अब अगर हम लोग लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में, if we want to send back from the denser to rarer medium, the path of light will retrace back। मतलब जिस पाथ से वो रेयर से डेंसर मीडियम में गया है उसी पाथ से वो डेंसर से रेयर मीडियम में आएगा, उसी पाथ से वो रेयर से डेंसर से रेयर मीडियम में आएगा। The path of a light ray is reversible, मतलब उसको रिट्रेस करा सकते हैं हम लोग, उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अगर मैथमेटिकली इसको डिनोट करें तो कैसे करें? 1μ2 that is refractive index of medium 2 with respect to medium 1, that is equal to 1 upon 2μ1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ये है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन द मैथमेटिकल फॉर्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Very good. So now let me tell you what are the factors, or rather how this refraction affects wavelength, frequency and speed of light. How refraction affects speed, frequency and wavelength. How these three things are affected due to refraction. Okay, now first and foremost, frequency of light depends
on the source of light, मतलब कौन सा सोर्स लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वो सोर्स का ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है. therefore frequency is independent of refraction. मतलब रिफ्रैक्शन हो ना हो उसके साथ लाइट का फ्रीक्वेंसी का कोई हेरफेर नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑन द सोर्स ऑफ लाइट. सो frequency has got nothing to do with refraction. Whether refraction occurs or not, the frequency of light is going to remain constant. I hope this is understood. Now there is a relation, that is lambda. This is also a Greek alphabet that denotes wavelength of light, that is equal to C upon V. Sorry. Lambda is equal to V upon F, where V is the speed of light and F is the frequency. Now I have already told you that frequency is constant. It depends on the source. It has got nothing to do with refraction. That means we can say that wavelength is directly proportional to the speed of light. Wavelength is directly proportional to the speed of light. Okay. Now, if the speed of light increases, now we know that in rarer medium, speed of light is more. In rarer medium, the speed of light is more. So, in rarer medium, light will be able to cover more distance in a shorter period of time. So, in rarer medium, if speed is more, then wavelength is also more, right? Then wavelength is also more. And in denser medium, we know that light travels comparatively slower. That means speed of light is less. तो अगर speed कम हुआ, इसका मतलब wavelength भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर light rarer से denser medium में travel कर रहे हैं, तो उसका स्पीड भी रिड्यूस हो रहा है और साथ साथ उसका वेवलेंथ भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वेवलेंथ एंड स्पीड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. तो अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो उसका स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ भी रिड्यूस हो रहे हैं, और अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो उसके स्पीड के साथ साथ उसका वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रहा है. सो फ्रीक्वेंसी का कोई संबंध नहीं है रिफ्रैक्शन के साथ, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है. जैसा जैसा स्पीड चेंज होगा, इफ स्पीड इंक्रीजेस वेवलेंथ विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ स्पीड रिड्यूसेस वेवलेंथ विल आल्सो रिड्यूस. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. Please take a screenshot of this one. Okay. Now, I hope all of you have taken the screenshot. Now, what are the factors that affect the refractive index of a medium? What are the factors that affect the refractive index of the medium? Factors affecting refractive index. Number one, nature of the medium. Nature of the medium. ठीक है? This is the first factor which affects the refractive index. Now, नेचर देखिए, अगर रेयर मीडियम है, ठीक है, तो वहां पे लाइट ज्यादा स्पीड से जा सकता है. वी नो दिस रिलेशन, नो, दैट म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v. अच्छा,
तो अगर रेयरर मीडियम है तो उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है, और स्पीड कहां पे प्रेजेंट है? स्पीड इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। सो अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो एज अ होल ये म्यू क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, राइट? सो रेयरर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम is lesser than the refractive index of denser medium, क्योंकि डेंसर मीडियम में जब लाइट कम स्पीड से जाएगा तो v अगर रिड्यूस हो रहा है, एंड v being present in the denominator, if v reduces then mu will increase, right? So rarer medium में refractive index कम होता है as compared to denser medium। ये मैथमेटिकली भी याद कर सकते हैं आप लोग, या फिर कंसेप्चुअली। नंबर 2, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। अच्छा, अब फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज होगा? टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली रिलेटेड है। टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि देखो जब मीडियम का टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तब मीडियम का मॉलिक्यूल्स क्या दूर दूर चला जाएगा, मतलब मीडियम विल कीप ऑन बिकमिंग रेयरर, और रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन क्या है? म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v। म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v ये हम लोग जानते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ मीडियम रेयरर होता जा रहा है, इसका मतलब ये स्पीड भी बढ़ता जा रहा है, राइट? और अगर ये स्पीड इंक्रीज होगा तो म्यू क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो जैसे कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा, और जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतना स्पीड भी डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वैसे ही रिलेटेड रहेगा जैसे कि स्पीड के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है। अच्छा, और नंबर 3 जिसका ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, दैट इज द कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट यूज्ड। अच्छा, अब देखो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड लाइट सबसे दूर से दिखाई देता है, यानी कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है। वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है। अच्छा, अब वेवलेंथ कब बड़ा होगा? जब स्पीड सबसे ज्यादा होगा। जब स्पीड सबसे ज्यादा होगा तब वेवलेंथ भी ज्यादा होगा, मतलब रेड लाइट का स्पीड वायलेट लाइट का स्पीड से बहुत ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, तो अब देखो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन क्या है? इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है? मतलब स्पीड जितना बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और स्पीड जितना घटेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बढ़ेगा। तो रेड लाइट के लिए स्पीड सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, और वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। So if the speed of red light is maximum, the refractive index of red light will be minimum, and if the speed of violet light is minimum, then the refractive index for violet light will be maximum। इसको थोड़ा देख लो, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। I hope all of you have taken the screenshot। अच्छा, अब हम लोग इतना कुछ तो पढ़ लिए, इसका ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सी
how far the concepts have been instilled in our system and how much we have been able to grasp from this video. Okay. So, the question, it's a diagrammatic question given like this. This is a medium separating the two surfaces. Sorry, this is the surface separating the two medium. The above one is air and the lower one is some liquid through which light can travel. This is the normal on the surface separating the two medium. Okay. A light ray comes and incidents like this. This angle is given 30 degree. And after refraction, as it is going from air to any other liquid, that means from rarer to denser medium, it definitely bends towards the normal. It definitely bends towards the normal. And here it makes an angle of 45 degree with the interface. It makes an angle of 45 degree with the interface. This is the incident ray and this is the refracted ray. Now the question is, write the values of angle of incidence and angle of refraction. Angle of incidence का कितना वैल्यू है और angle of refraction का कितना वैल्यू है. This is the first question. And the second one is, use Snell's law to find the refractive index of liquid. Refractive index of liquid with respect to air. अच्छा. Refractive index of liquid with respect to air. अच्छा. पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं. अच्छा, ये नॉर्मल इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री, राइट? सो ये पूरा है 90 डिग्री, ये पूरा है 90 डिग्री. उसमें से अगर इंसिडेंट रे इंटरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो 90 में से अगर 30 चला गया तो बचेगा कितना? 60 डिग्री, राइट? और इसी को तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है. सो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाउ मच? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री. ओके. नाउ यहां पे रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री. अब ये टोटल एंगल, that is the angle made by this interface with this imaginary perpendicular line which is regarded as the normal, ये भी टोटल 90 डिग्री है. उसमें से अगर ये 45 हुआ तो रिमेनिंग ये भी 45 डिग्री होगा, राइट? रिमेनिंग ये भी 45 डिग्री होगा. और इसी को तो हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है, राइट? सो हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 45 डिग्री. थोड़ा देख लो, समझ में आया कि नहीं? ये था 30 डिग्री, आउट ऑफ 90 30 चला गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया 60 डिग्री. और ये था 45 डिग्री, 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करने से बाकी जो बचता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 45 डिग्री. अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन सेज यूज स्नेल्स लॉ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर. अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, राइट? अच्छा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन आई बाय साइन आर. साइन आई बाय साइन आर. देख लो अगर समझ में आया कि नहीं. ठीक है. अच्छा, तो साइन आई यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बाय साइन आर, दैट इज साइन 45 डिग्री. अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, √3/2 बाय साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2. अच्छा, अगर ये समझने में प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको नॉर्मल फ्रैक्शन जैसे लिख सकते हैं, √3/2. और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा √2/1.
1, अच्छा ये √2, 2 को कितना टाइम कैंसिल करेगा? √2 टाइम्स, क्योंकि √2 इंटू √2 तभी तो जाके आता है हम लोग का 2, ठीक है? तो अल्टीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ रहा है? √3/√2, जिसको हम लोग √3/2 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग √3/2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको अगर आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3/2 कितना होगा? 3/2 होगा √1.5, √1.5. Okay, now the final answer after finding out the square root, I want all of you, those who are watching the video, to comment this answer in the comment box along with your own name, the name of your school and the class in which you are studying. Okay, then only I will come to understand that whatever I have taught in today's class, I have succeeded and you people have grasped and gathered some knowledge from here. So this is all for the day, and before I leave, I again request you to kindly follow us on WhatsApp and subscribe our YouTube channel and stay tuned. Thank you. Bye bye.